लाइव सेशन में आपका स्वागत करता हूं और टॉप एस्ट्रो पोर्टल का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया आपसे संवाद करने का, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद हाजिर होने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि आज का मेरा जो सब्जेक्ट है वो डाइवोर्स इन एस्ट्रोलॉजी, डिवोर्स, तलाक इन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न होती है आपके होरोस्कोप पे, आपके बर्थ चार्ट में, आपकी पत्रिका में, कि जिससे चलते आपका जीवन में या किसी व्यक्ति के जीवन में डिवोर्स की संभावना, तलाक की संभावनाएं बढ़ जाती है। और मौजूदा समय में हम देखें तो परिस्थितियां ऐसी है कि परिस्थितियां ऐसी बनती है बन जाती है कि आदमी न चाहते हुए भी उसकी शादीशुदा जीवन में डिवोर्स या तलाक का सामना करता है। तो ऐसी परिस्थितियां कौन सी होती है, क्यों होती है? यहाँ पे चैट अभी डिस्प्ले में नहीं आ रहा है, तो कृपया जो भी लाइन पे हो सपोर्टिंग स्टाफ वो चैट को ऑन कर दे, क्योंकि चैट मुझे दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर। तो जो लोग चैट कर रहे हैं या कमेंट्स कर रहे हैं तो वेट कीजिएगा, सपोर्ट स्टाफ उसको लाइव करेगा तभी मैं आपका रिप्लाई दे पाऊंगा। तो यहाँ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है व्यक्ति के जीवन में कि उनको न चाहते हुए भी तलाक या डिवोर्स का सामना करना पड़ता है। और जीवन में ये एक बड़ी समस्या है, और मौजूदा समय में ये संभावनाएं कई गुना बढ़ चुकी है। और इसके निराकरण के लिए कई लोगों ने ऐसा कहा कि भाई ये जो अरेंज मैरिज होती है वो न करे, लड़के या लड़की को या जातक को उसकी पसंद से, उसकी मर्जी के हिसाब से शादी का फैसला लेने दे, या तो फ्रीली उनको जीने दे। ऐसे बहुत सारे सुझाव और कई लोगों ने उसका जीवन में इम्प्लीमेंटेशन, अनुकरण भी किया, मगर रिजल्ट तो वही है कि दाम्पत्य जीवन में विसंगतता होती है और अंत में वो तलाक में परिणित हो जाती है। तो ऐसी संभावनाएं बनने की वजह ज्यादातर जातक की पत्रिका या कुंडली में क्रूर ग्रहों की जो पोजीशन होती है, जो उनकी जहाँ पे वो बैठते हैं वहीं से उनकी संभावनाएं बन जाती है कि ये लग्न जीवन अच्छे से बीतेगा या कुछ तकलीफों के साथ बीतेगा, या लग्न जीवन सुखी नहीं होगा। तो ऐसी कैसी परिस्थितियां होती है उसको हम समझते हैं। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि जो लोग ये लाइव देख रहे हैं उनको कुंडली का मतलब जन्म पत्रिका का प्रारंभिक ज्ञान है,
या बेसिक नॉलेज है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। उनको खास करके भाव, कौन सा भाव कहाँ है और कौन से ग्रह कहाँ बैठे वो मालूम होना चाहिए। उनकी पत्रिका या जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं कि यह व्यक्ति का जातक का लग्न जीवन कैसा रहेगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए कि एक पत्रिका है, पत्रिका में लग्न जीवन कहाँ से देखा जाता है। पत्रिका में लग्न जीवन सप्तम स्थान से देखा जाता है। वो ज़्यादातर लोगों को पता है, ज़्यादातर लोगों को पता है, क्योंकि आजकल बहुत अच्छे अच्छे तज्ञ पंडित लाइव करते हैं और लोगों को गाइड मशवरा देते हैं, गाइडेंस देते हैं, तो इससे लोगों को पता है कि कहाँ से। सप्तम भाव मतलब जहाँ पे लग्न लिखा है, आपकी पत्रिका में जहाँ पे लग्न लिखा है उसी के बराबर सामने वाला है, वहाँ से सातवां स्थान, सप्तम स्थान लग्न जीवन के लिए अहमियता रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। और जैसे कि एक और चीज इम्पोर्टेंस रखती है कि जो पराशरीय ज्योतिष शास्त्र है उसमें अलग अलग वर्ग की कुंडलियां बनी है, D1 D2 D3 D4, कोई D24 तक मुझे तो पता है, D60 भी है। उसमें D9 चार्ट जो कहा जाता है या जिसे नववांश कुंडली कहा जाता है, वो अहमियता रखती है मैरिज जीवन के लिए, लग्न जीवन के लिए। अब आपको अध्ययन कैसे करना है, अब आपकी कुंडली हो या किसी जातक की कुंडली हो, तो सबसे पहले लग्नेश कुंडली में बल लिए हुआ है या नहीं है वह देख लीजिए। लग्नेश स्वयं जातक है और जब पूरी कुंडली का दारोमदार आधार जीवन कैसा रहेगा, उसका पूरा आधार लग्न भाव पे होता है, प्रथम भाव में, और लग्नेश पे रहता है। अगर लग्नेश बली बनता है मतलब कि वो शुभ राशि में हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, उससे एक केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हुए हो, उच्च का हो, वर्गोत्तमी हो, ऐसी परिस्थितियों में जो लग्नेश है वो बलवान बन जाता है और कुंडली का पूरा जो भार है उसको अच्छे से वहन कर पाता है, जीवन में हर समस्याओं को अच्छे से वहन कर पाता है। अब मैंने जैसे बताया कि दूसरा भाव जो लग्न जीवन के लिए अहमियता रखता है वो सप्तम भाव है। तो अब आपको देखना है कि सप्तम भाव में कौन सी राशि है और वो राशि के स्वामी मेष राशि का मंगल है। मैं मान लेता हूँ कि सबको पता है ऐसा, मेष की मंगल, वृषभ की शुक्र, मिथुन की बुध, कर्क चंद्र, ऐसे जो भी उनका स्वामी बने, सप्तम स्थान का मालिक जिसे ज्योतिषीय भाषा में सप्तमेश कहा जाता है, उस सप्तमेश अगर बलवान हो, शुभ स्थानों में बैठा हुआ हो। शुभ स्थान कौन कौन से होते हैं? केंद्र होता है और त्रिकोण होते हैं, ठीक है। त्रिकोण स्थान 1 4 7 10 5 और 9, ये स्थानों में अगर वो बैठा हुआ है और साथ में ये ध्यान रखना चाहिए कि वो शत्रु राशि में स्थित न हो। शत्रु राशि में स्थित रहेगा तो उसकी शुभता में कमी आएगी। दूसरा, अगर सप्तमेश पे किसी शत्रु ग्रह की या शनि मंगल सूर्य जैसे क्रूर ग्रहों की दृष्टि
होती है तो भी उसकी शुभता और उसके शुभ फल में कमी आती है। सप्तमेश की शुभता में कमी आने का मतलब है आपके लग्न जीवन में समस्या बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे शुभता कम होती जाएगी, मतलब कि जैसे आपका शत्रु ग्रह की राशि में बैठा है, उस पे किसी शत्रु या क्रूर ग्रह की दृष्टि है, वो नीच का है, तो अशुभता बढ़ती जाएगी। जैसे अशुभता बढ़ेगी, लग्न जीवन में समस्याएं बढ़ेगी। अब ऐसी परिस्थितियां कब होती है? ऐसी परिस्थितियां तब होती है कि सप्तमेश से पे मंगल की, मान लीजिए कि सप्तम, आपका सप्तमेश जहां भी बैठा हो वहां पर शनि की दशम दृष्टि पड़े, शनि की सातवीं दृष्टि पड़े, शनि की तीसरी दृष्टि हो, या मंगल की दृष्टि सप्तमेश रूप में पड़े, सप्तमेश पे पड़े, होने से आपके जो सप्तम भाव की शुभता धीरे धीरे कम होती जाएगी। मतलब जितने फैक्टर्स, जितने परिबल नेगेटिव हो गए, नकारात्मक परिबल बढ़ेंगे, ऐसे ही शुभता कम होती जाएगी और समस्याएं बढ़ेगी। मतलब कि एक से अधिक ऐसी परिस्थितियां हो, अशुभ स्थान में बैठा हो, अशुभ स्थान कौन से? 6, 8, 12, ठीक है, ऐसे स्थान में बैठा, उसी के ऊपर अगर सप्तमेश की ऊपर क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो परिणाम और भी खराब हो सकता है, और ऐसे में आपके तलाक की संभावनाएं बढ़ जाती है। जातक की जो तलाक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा एक है कि स्थान विशेष में मैंने बताया कि कहाँ पे बैठे हो, तो जब सप्तम से स- सप्तमेश खुद अपने भाव से 12वें भाव में हो, तो ऐसे में उसकी जो शुभता है सप्तम स्थान की, वो कम होती जाती है और लग्न विच्छेद की संभावनाएं बढ़ जाती है। साथ में मान लीजिए कोई क्रूर ग्रह कौन सा है? शनि, मंगल, राहु, लग्न के लिए सूर्य भी क्रूर ग्रह बन जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति में अहम भाव बहुत बड़ा करता है, और अहम के टकराव से कई बार व्यक्ति का लग्न जीवन बर्बाद हो जाता है। ईगोइस्टिक जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, ईगोइस्टिक आदमी है, वो कहीं से झुकेगा नहीं, किसी के साथ समाधान नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति का जब सूर्य सप्तम भाव में हो, प्रबल ऊंच का बन के इसके ऊपर दृष्टि करता हो, या सप्तमेश के साथ बैठा हो, तो ईगो हर्ट होने से लग्न जीवन में विच्छेद हो सकता है। दूसरा ग्रह मंगल है। मंगल अगर आपकी पत्रिका में 12वें, पहले, चौथे, 7वें और 8वें भाव में हो, जिसे मंगल दोष कहा जाता है सामान्यतः। कई लोग न मंगल दोष को लग्न कुंडली में देखते हैं, कई लोग चंद्र कुंडली में देखते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में मंगल लग्न जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर देता है। वजह आक्रामकता। मंगल वो आक्रामक ग्रह है, एग्रेसिव है। उनके स्वभाव में एग्रेसिवनेस रहने से किसी के साथ भी उनका झगड़ा तुरंत हो जाता है। तो ऐसे लोगों को लग्न जीवन में समस्या उत्पन्न होती है, और खास करके लोग ऐसा कहा करते हैं ज्योतिषाचार्य कि मंगल दोष हो उसको मांगलिक लड़की से या लड़के से शादी करनी चाहिए, दोनों को मंगल दोष होना चाहिए। वो काफी हद तक सही बात है, और शायद कई बार ऐसा भी देखा जाता है
के मांगलिक दोष होते हुए भी लग्न जीवन अच्छा जाता है, वहां पे ऐसी हालत में गुरु और शुक्र की प्रबलता वो जातक की कुंडली में ज्यादा होती है। तो वो कैसे भी करके संवाद बना लेता है, समाधान निकाल लेता है लग्न जीवन में। इसके चलते उनका जो लग्न जीवन है वो संतुष्टि से चलता रहता है। कई लोग शनि को भी दोषी मानते हैं लग्न विच्छेद के लिए, और वो किन किन परिस्थितियों में दसम भाव में, आपकी कुंडली के दसवां भाव मतलब कर्म स्थान में जब शनि होता है तो दसम दृष्टि उसकी सप्तम स्थान में होती है। ऐसे ही पहले भाव में शनि रहता है तो सप्तम दृष्टि वहां पे होती है, और पंचम भाव में शनि रहता है तो सप्तम भाव में दृष्टि रहती है। ये तीनों हालात में, और शनि सप्तम भाव में, वो चारों चार हालात ऐसे है कि शनि लग्न जीवन में नीरसता ला देता है, व्यक्ति को लग्न के प्रति उत्सुक नहीं रखता है। तो ऐसे में लग्न जीवन में नीरसता आने से जो उनके पार्टनर होते हैं, लाइफ पार्टनर होते हैं, उनके साथ संवाद नहीं बना पाते, वो लोग अच्छा संवाद नहीं बना पाते। तो ऐसे में जो लग्न जीवन है वो धीरा जैसे उत्सुकता बिना का रहता है। और ये परिस्थिति आज के ज़माने में मुश्किल है। पहले के ज़माने में लोग निभा जाते थे कि नहीं चलो कोई और तो तकलीफ नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं है मेरे में, ज़्यादा रस नहीं रखता है, मेरी बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, मगर उसको और कोई दिक्कत नहीं है। मगर आज के ज़माने में लड़के या लड़की ज़्यादा डिमांडिंग है, मतलब उनको एक मन में रहता है कि मुझे ऐसा ही जीवन साथी चाहिए। डिमांडिंग होते हैं तो इसको वो सेटिस्फाई नहीं कर पाने का मतलब उसको संतुष्टि नहीं दे पाने के कारण उसकी जो मान्यता है उसको संतुष्ट नहीं कर पाने की वजह से वो ब्रेकअप हो जाता है कई बार मैरिज में। वरना शनि ज्यादा ब्रेकअप नहीं करता है, मगर शुष्क लग्न जीवन देता है। और अगर जातक अपरिणित है, ऐसी परिस्थितियों में उसके लग्न जीवन में बाधाएं करता रहता है, डिलेड मैरिज दिखाते हैं। ऑलमोस्ट 30 से ज़्यादा साल की उम्र में उनका मैरिज होता है। और एक चीज है जो लग्न जीवन में समस्या उत्पन्न कर देता है, वो है राहु केतु। राहु केतु को क्रूर ग्रह या दानव ग्रह भी कहा जाता है। जब राहु केतु में से केतु सप्तम स्थान में आता है तो व्यक्ति को डिटैचमेंट मतलब लग्न जीवन से या किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप, लग्न जीवन को भी ज्योतिष शास्त्र में एक प्रकार से पार्टनरशिप ही माना जाता है, एक भागीदारी ही समझा जाता है लग्न जीवन। तो ऐसे में वहाँ पे लग्न जीवन में असंतुष्टि होती है, और कई बार अगर दूसरे परिणाम पर इफेक्ट्स जो शत्रु ग्रहों की बढ़ जाती है, ऐसे में वो मल्टीपल इफेक्ट होके उनका डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है। अगर राहु सप्तम स्थान में आ जाता है उससे उल्टा हो जाता है। तो सप्तम स्थान पार्टनर भी दिखाता है, पति हो तो पत्नी, पत्नी हो तो पति, ठीक है, सामने वाला व्यक्ति। तो वहां पे सामने वाला व्यक्ति मतलब कि जैसे पुरुष है तो उनकी पत्नी, और स्त्री है तो उसका पति बहुत ज्यादा डिमांडिंग होता है, ज्यादा जिसको मटेरियलिस्टिक या भौतिकवादी होता है। इसके चलते, और देह भाव में केतु बैठा है तो केतु व्यक्ति को थोड़ा उदासीन बना देता है, या तो ऐसा होता है कि वो अपने आप से असंतुष्ट रहता है वह व्यक्ति। और ऐसे में सामने वाला व्यक्ति अगर ज्यादा डिमांडिंग हो जाता है, ज्यादा आक्रामक हो जाता है, ज्यादा
इच्छाएं रखने वाला होता है तो वो उस पे खरा नहीं उतर पाता है, और इसी के चलते ये लग्न विच्छेद की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये एक ही कारण से, कोई भी एक कारण से नहीं होता है। जब एक से ज्यादा कारण निमित्त बनते हैं तभी तलाक बन जाता है। सिर्फ राहु केतु या शनि सप्तम भाव में बैठने से, एक ही कारण से कभी भी लग्न विच्छेद नहीं होता है। बहुत सारे मल्टीपल पैरामीटर्स, एक से अधिक कारण बनेंगे आपकी कुंडली में, और अगर वह ग्रह पे क्रूर ग्रहों की दृष्टि होगी या ऐसे में संभावना अधिक हो जाती है। और कब होता है? जब ये जो युति या प्रतियुति वगैरह, जो ग्रह क्रूर ग्रह है उनकी दशा अंतरदशा आती है, तब ये संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर ये सब में एक चीज बहुत अच्छी होती है जो ये सब बातों से आपको बचा लेगी, वह गुरु। अगर आपकी कुंडली में गुरु उच्च का बना है, वर्गोत्तमी बना है, और किसी भी तरह से सप्तम भाव से संबंध बना, तो दृष्टि संबंध या युति, प्रतियुति, या नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र का कोई प्रभाव हो आपके सप्तमेश पे, तो ऐसे में लग्न जीवन ज्यादातर संभल जाता है, बच जाता है, क्योंकि गुरु संवादिता का ग्रह है। दूसरा ग्रह है वो शुक्र भी होता है कई बार, और ऐसे में यह व्यक्ति का लग्न जीवन बच जाता है। ऐसी परिस्थितियों में सप्तम स्थान के सिवा दो और स्थान ऐसे हैं, और जिसके चलते व्यक्ति का लग्न जीवन संकट में आ जाता है। वह है दूसरा स्थान और 12वां स्थान। अगर दूसरे स्थान का स्वामी क्रूर ग्रहों की दृष्टि में हो, उससे संबंध बना रहा हो, तो भी लग्न जीवन में विखवाद उत्पन्न हो जाता है। क्यों? कि दूसरा स्थान वाणी का स्थान है। अगर वाणी अच्छी नहीं होगी, संवाद अच्छा नहीं होगा, बातचीत करने का ढंग नहीं होता है, उससे मन में दुख उत्पन्न हो जाता है। दूसरा भाव और अगेन सेकंड हाउस, वो फैमिली का भी स्थान है, कुटुंब स्थान भी है। तो वहां पे संवादितता नहीं होगी, वाणी कैसी करनी है, कैसे बोलना है, वो तरीका नहीं रहेगा, तो सप्तम स्थान को भी बिगाड़ सकता है। 12वां स्थान इसलिए कि 12वां स्थान में जो है बेडरूम लाइफ देखा जाता है, और पहले का समय अलग था, आज का समय अलग है, भौतिकवादी समय है। तो 12वां स्थान बेडरूम लाइफ में अगर कोई ऐसे ग्रह पड़े हुए हो, तो इसके चलते हुए 12वां स्थान बिगड़ जाएगा, तो भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो ये सप्तम दूसरा स्थान और 12वां स्थान वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे में एक चीज और भी देखी जाती है कि लग्न विच्छेद ज्यादातर देखा जाता है कि जहाँ पे कुटुंब की मर्जी से लग्न होता है, जिसे अरेंज मैरिज कहा जाता है आज के जमाने में, वहाँ पे संभावनाएं कम हो जाती है, क्योंकि ऐसी कुंडलियों में गुरु की सिचुएशन, जुपिटर की पोजीशन ऐसी होती है कि सप्तम भाव को सपोर्ट कर देती है। और जाने न जाने क्या है कि इन
इंटरकास्ट लव मैरिज में भी क्रूर ग्रहों का जो रोल, जिसे के महत्व ज्यादा होता है, सप्तम भाव के साथ जब क्रूर ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु अटैच होते हैं तो, और पंचम स्थान भी अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो इंटरकास्ट मैरिज होती है या इंटर रिलीजन मैरिज होती है। और वही ग्रह लग्न विच्छेद के लिए भी क्रूर ग्रह जिम्मेवार है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ज्यादातर इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज दुखी होते हैं। और कई बार क्या होता है कि व्यक्ति ज्यादा समाज में उनका नाम खराब ना हो इसीलिए कैसे भी करके निभा लेते हैं, मगर लग्न जीवन तो खराब हो ही जाता है। तो जो लोग, मेरा मानना है कि जो व्यक्ति, लड़के लड़कियां, स्त्री पुरुष इंटर कास्ट या इंटर रिलीजियन मैरिज करते, उनका लग्न जीवन ज्यादातर सुखी नहीं होता है। और उन लोगों को चाहिए, अगर किसी की फिर भी इच्छा है कि मैं इंटर रिलीजियन मैरिज करूं या इंटरकास्ट मैरिज करूं, सामने वाला पात्र बड़ा अच्छा है, तो एक बार उनकी जन्म पत्री का मिलान जरूर से करवा लेना चाहिए, वरना यह तकलीफ बढ़ जाती है उनके जीवन में आगे जाके। तो डिवोर्स के बहुत सारी वजह होती है, एक बेडरूम लाइफ, एक व्यवहार, और जो सप्तम स्थान वो होते हैं। तो ऐसे में उनको चाहिए कि वह व्यक्ति अपना लग्न जीवन बचाने के लिए कई उपाय भी कर सकते हैं, मगर वह उपाय कुंडली में ग्रहों का, दुष्ट ग्रहों, क्रूर ग्रहों और सात्विक ग्रहों का एनालिसिस करने के बाद, पूरा उनका ब्यौरा करने के बाद ही उपाय करने चाहिए। और जो लोग ये नहीं कर पाते हैं, या तो जिनके पास पत्रिकाएं नहीं है मान लीजिए, तो ऐसे लोगों को किस तरह से कुंडली मेलाप करना चाहिए, उसका एक पूरा अलग सा मेथड है, जिसको ज़्यादातर वो साइकोलॉजी और साइको एनालिसिस के बेस पे है, और आपके जो क्वेश्चनरीज होते हैं उसके बेस पे, तो उसी आधार पे आपको देख के करना होता है कि ये व्यक्ति और आपके जो पर्सनालिटी, आपका फैमिली, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन एक दूसरे से मैच होती है कि नहीं। क्योंकि दो तीन चीजें ऐसी है किसी भी लग्न मिलाप के लिए बहुत जरूरी है, फैमिली, पर्सन खुद, और तीसरी फाइनेंशियल कंडीशन। ये तीनों चीजों का समन्वय करने से पता लगेगा कि ये दो व्यक्ति का लग्न जीवन सफल होगा या नहीं होगा। ये पूरा एक अलग मेथड है, अलग सिस्टम है, उसको कभी मैं आगे भी लूंगा कि जहाँ पे वो, जिसको बेसिकली साइंटिफिक टेक्निक, जिस आज के हिसाब से कहा जाए कि साइंटिफिक मेथड जिसके लोग मानते हैं वो है, ये भी एक साइंस ही है ज्योतिष। मगर उस तत्कालीन परिस्थिति, उस जो मैं दूसरा मेथड बताऊंगा वो ज़्यादा साइंटिफिक लोग मानते हैं आज के ज़माने में। तो उसका भी एक बार हम फिर से एक लाइव में हम लोग चर्चा करेंगे, और वो मेथड में आपको करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से सामने वाले व्यक्ति आपके लिए लग्न जीवन के लिए सूटेबल या योग्य है या नहीं है, वो आप पता कर पाएंगे। तो ये जो मेरा जो एक इंट्रोडक्शन था डाइवोर्स या लग्न विच्छेद के एस्ट्रोलॉजी में कैसे निर्धारित होता है, इसके बारे में एक
छोटा सा परिचय था और मैं मानता हूँ कि मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि आपकी समस्याओं में ये मैंने जो बताया वो आपको काम लगे। तो यहाँ पे मेरा जो लाइव सेशन था वो समाप्त होता है और मैं फिर से जो टॉक टू एस्ट्रो की जो टीम है उनका मैं धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने आज दोपहर के समय में अच्छे से मुझे सपोर्ट किया है। तो इसके लिए मैं उनका खूब खूब आभारी हूँ और आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।